Hello, dear students. Myself, Dr. Sangeeta Meal, Assistant Professor, Department of Zoology, स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट कॉलेज खेतड़ी। जैसा कि मैं आपको पहले के लेक्चर्स में बता चुकी हूँ कि मैं आपका जूलॉजी पेपर 3rd लूँगी, दैट इज़ योर अप्लाइड जूलॉजी, एथोलॉजी एंड बायोस्टैटिस्टिक्स। अप्लाइड जूलॉजी हमने शुरू किया हुआ है। आज हम अप्लाइड जूलॉजी के ही एक और टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज़ योर सेरिकल्चर। सेरिकल्चर होता क्या है? तो बच्चों, सेरिकल्चर जो वर्ड है वो यूज़ किया जाता है जो सिल्क वर्म होता है, रेशम कीट जो होता है, उसके पालन के लिए, उसके कल्चर के लिए, एंड उस रेशम कीट से, सिल्क वर्म से सिल्क के प्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है उसके लिए। सो व्हाट इज सेरिकल्चर? इट इज़ द कल्चर ऑफ सिल्क वर्म एंड प्रोडक्शन ऑफ सिल्क बाय दैट कल्चर। यदि हम सेरिकल्चर के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएं तो पूरे विश्व में सबसे पहले सिल्क का जो प्रोडक्शन है या सिल्क का जो थ्रेड है, धागा जो होता है, उसके बारे में चाइना को पता लगा था। वर्षों तक चाइना ने इस ट्रिक को, इस प्रोडक्शन का जो स्ट्रेटजी है उसको छुपा के रखा। देन काफ़ी वर्षों बाद इसकी जो टेक्निक है उसका पता यूरोप में लगा, फिर जापान में लगा, और वहाँ से फिर पूरी दुनिया में सिल्क का कल्चर आया। तो चाइना में कैसे सिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ? ऐसा क्या हुआ था कि चाइना वालों को पता लगा कि ओहो, सिल्क वर्म जो होता है उसी से सिल्क का प्रोडक्शन होता है। तो इट वाज ए एक्सीडेंटल प्रोसेस। जैसे कि मैं आप लोगों को क्लासरूम में भी अक्सर कहती रहती हूँ कि बहुत सारे रिसर्च जो होती हैं वो एक्सीडेंटल होती हैं। हम कर कुछ और रहे होते हैं, बाय मिस्टेक कुछ और हो जाता है, एंड देन हमें रियलाइज़ होता है कि ये तो कुछ इनोवेशन हो गया है। ऐसा ही चाइना में हुआ था। 2640 ईसा पूर्व वहाँ पे एक महारानी थी, क्वीन थी, शी लिंगची। शी लिंगची एक बार अपने गार्डन में घूम रही थी। उनके हाथ में गरम चाय की प्याली या गरम सूप की प्याली थी, और वो गार्डन में घूमते घूमते पी रही थी। जब वो एक शहतूत के पेड़ के नीचे से गुजर रही थी घूमते घूमते, तो अचानक से एक कोकून आके उनके चाय के कप में गिर गया। जैसे ही कोकून गरम चाय की प्याली में गिरा तो कोकून का जो थ्रेड था वो अनवाइंड हो गया, और उन्होंने क्या देखा कि जो वाइट सा स्ट्रक्चर, एक ओवल शेप का जो एक बबल सा उनके कप में गिरा था, उससे जैसे वो निकालने की कोशिश करें तो वो अंदर ही अंदर घूम रहा है और उससे एक धागा निकलता जा रहा है। उन्होंने इस पे थोड़ा रिसर्च किया तो पता लगा कि ओहो, दिस इज़ द सिल्क थ्रेड। और ये बॉम्बिक्स मोराई नाम का एक इंसेक्ट है, उसका जो लार्वा होता है वो प्यूपेशन में जब जाता है तो उस टाइम पे अपने चारों तरफ ये धागा स्पिन कर लेता है, बुन लेता है। इस तरह से सिल्क का जो अस्तित्व है वो दुनिया में आया। दुनिया के लोगों के सामने सिल्क का जो प्रोडक्शन है उसका प्रोसेस सामने आया। अगर हम सिल्क वर्म्स की बात करें तो सिल्क वर्म ऐसा भी होता है जिसको हम रेशम के पेड़ पे शहतूत के पेड़ पे पालते हैं, उसको हम कहते हैं मलबरी सिल्क वर्म। पर कुछ स्पीसीज सिल्क वर्म की ऐसी भी होती हैं जिनका कल्चर शहतूत के पेड़ पे ना करके कुछ अन्य पेड़ों पे किया जाता है। क्योंकि वो मलबरी के पेड़ पे नहीं कल्चर किए जाते हैं, इसलिए उन सिल्क वर्म्स को हम कहते हैं नॉन मलबरी सिल्क वर्म्स। अगर हम सिल्क वर्म के टेक्सोनॉमिकल स्टेटस की बात करें, इसके क्लासिफिकेशन की बात करें, तो जैसा कि हम बात कर चुके हैं मलबरी एंड नॉन मलबरी, तो सबसे पहले हम देखते हैं मलबरी सिल्क वर्म का टेक्सोनॉमिकल स्टेटस क्या होता है। मलबरी सिल्क वर्म जो होता है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा में आता है। चूँकि इंसेक्ट है तो क्लास इंसेक्टा में आता है, एंड एज यू कैन सी इट इज़ बटरफ्लाई और मोथ लाइक, एग्जैक्टली इट इज़ मोथ।
ठीक है, तो ये क्लास इंसेक्टा के ऑर्डर लेपिडोप्टेरा में आता है और मलबरी सिल्कवर्म की फैमिली होती है बॉम्बिसिडी। अगर आप बात करेंगे नॉन मलबरी सिल्कवर्म की तो फाइलम वही आर्थ्रोपोडा, अगेन क्लास इंसेक्टा, एंड मोथ है तो ऑर्डर हो गया लेपिडोप्टेरा, लेकिन इसकी फैमिली है सैचर्निडी। मलबरी सिल्कवर्म फैमिली बॉम्बिसिडी एंड नॉन मलबरी सिल्कवर्म फैमिली सैचर्निडी, बॉम्बिसिडी सैचर्निडी। रेस्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन जो है वो सेम है दोनों में। दिस इज द इमेज ऑफ मलबरी सिल्कवर्म, बॉम्बिक्स मोराई। वाइट कलर का होता है, स्लगिश बॉडी है, मोथ होता है। अगर इसका लाइफ साइकिल देखा जाए तो मेल एंड फीमेल जो वर्म्स होते हैं वो मैटिंग करते हैं और जो कल्चर ट्री जो होता है जिस पे भी इनका कल्चर किया जाता है उसके लीव्स पे अपने एग्स लेइंग करते हैं। एग्स में से छोटे छोटे लार्वे निकलते हैं, वो लार्वे मोल्टिंग करते हैं और छोटे से नेक्स्ट इंस्टार, फिर नेक्स्ट इंस्टार, नेक्स्ट इंस्टार, इस तरह से अपनी साइज़ में ग्रो करते हैं। एज यू कैन सी 4 बार मोल्टिंग होती है इसमें। और जब लार्वे में मोल्टिंग हो चुकी होती है तो जो लास्ट लार्वल जो इंस्टार होता है वो अपने चारों तरफ कोकून बनाना शुरू कर देता है, गोल गोल घूमता है और उसके चारों तरफ कोकून बन जाता है। उस कोकून के अंदर लास्ट लार्वा जो है वो प्यूपा में बदलता है। वो जो प्यूपा होता है जिसको हम कोकून कह रहे हैं, उस कोकून के 2 फ्यूचर हो सकते हैं। या तो जब कोई ना डिस्टर्ब करे तो वो अडल्ट में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर अगर हम उसको टाइमली देख लें तो हम उससे सिल्क का थ्रेड निकाल सकते हैं। और अगर वो अडल्ट में इमर्ज हो जाता है तो अडल्ट फिर से क्या करेगा, मैटिंग करेगा, एग लेइंग करेगा एंड सेम साइकिल रिपीट होता रहेगा। अगर हम देखें तो इसका जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट वो होता है बच्चों जिसमें कोई भी एग डायरेक्ट अडल्ट में कन्वर्ट ना होके एग से पहले लार्वा बनता है, यानी इमेच्योर स्टेज बनती है, एंड देन वो इमेच्योर स्टेज मेच्योर स्टेज में कन्वर्ट होती है। जब इमेच्योर मेच्योर में कन्वर्ट होता है तो उसके अंदर मेटामॉर्फोसिस होता है, हिंदी में कहते हैं कायांतरण। जब मेटामॉर्फोसिस होता है तो फिर जो इमेच्योर स्टेज है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, मेच्योर स्टेज में। अब इंसेक्ट में इमेच्योर से जो मेच्योर में कन्वर्ट होने का प्रोसेस है वो कई तरह का होता है। इसके बेसिस पे मेटामॉर्फोसिस भी कई तरह का होता है। जो ऑर्डर लेपिडोप्टेरा है, इंसेक्टा का ऑर्डर जो लेपिडोप्टेरा है, उसके जो इंसेक्ट होते हैं उनमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है और इस कारण इन इंसेक्ट्स को हम कहते हैं होलो मेटाबोलस इंसेक्ट। तो सिल्कवर्म जो होता है वो होलो मेटाबोलस इंसेक्ट है, यानी इसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। क्वेश्चन ये आता है कि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस क्या होता है। तो ऐसे इंसेक्ट या ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका लार्वा जो है वो डायरेक्ट अडल्ट में कन्वर्ट ना होके, जिनकी इमेच्योर स्टेज डायरेक्ट अडल्ट में कन्वर्ट नहीं होती है बल्कि उनमें एक प्यूपल स्टेज भी पाई जाती है। लार्वल स्टेज, देन प्यूपल स्टेज एंड देन अडल्ट स्टेज। इस तरह से जिनका डेवलपमेंट होता है उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, होलो मेटाबोलस। तो सिल्कवर्म होलो मेटाबोलस इंसेक्ट होता है। अगर इसके लार्वा की बात करें तो लार्वा को हम कहते हैं कैटरपिलर लार्वा। क्या कहते हैं, कैटरपिलर लार्वा। कैटरपिलर लार्वा जो है वेजिटेटिव स्टेज है। वेजिटेटिव स्टेज का मतलब है कि एक्टिवली फीड करता है, खाने में एक्सपर्ट है। जब एक्टिवली फीड कर रहा है, और पहले ही हम बात कर चुके हैं कि अगर बॉम्बिक्स मोराई की बात करें
मलबरी सिल्क वर्म की बात करें तो शहतूत के पेड़ पे पाला जाता है, तो ये खाएगा क्या? शहतूत के पत्ते खाता है ये, ठीक है, लीव्स को खाएगा। तो खाने के लिए इसके पास माउथ पार्ट्स जो हैं वो भी इस तरह के होने चाहिए कि ईजिली काट सके। तो इसके माउथ पार्ट्स होते हैं बाइटिंग एंड चैविंग टाइप्स। जिस तरह के माउथ पार्ट कॉकरोच में पाए जाते हैं, ग्रासहोपर्स में पाए जाते हैं, उस तरह के माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं सिल्क वर्म के लार्वा में। और लेपिडोप्टेरा के लार्वा को हम क्या कहते हैं? कैटरपिलर। तो सिल्क वर्म के लार्वा का नाम भी क्या है? कैटरपिलर लार्वा। अगर हम बात करें टोटल लार्वल लाइफ की, तो इसकी टोटल लार्वल लाइफ होती है 27 डेज़ की। 27 दिन तक ये लार्वल स्टेज में रहता है। इन 27 दिनों में जैसा कि लाइफ साइकिल में हमने देखा था कि 4 बार ये एक लार्वल स्टेज से दूसरी लार्वल स्टेज, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ऐसे इनको हम इंस्टार कहते हैं। जो एग से निकलता है वो फर्स्ट इंस्टार लार्वा, फिर उसमें मोल्टिंग होती है और वो साइज़ में ग्रो करता है, देन सेकेंड इंस्टार लार्वा, ऐसे करके उसमें 4 बार मोल्टिंग होती है। और इसका जो लास्ट लार्वा है, लास्ट लार्वा अपने चारों तरफ कोकून का फॉर्मेशन करता है। यानी कि वो क्या करेगा कि एक अपने सिल्क ग्लैंड से एक थ्रेड निकालेगा और उस थ्रेड को के चारों तरफ खुद गोल गोल घूमता जाएगा, रोटेट होता जाएगा, जिससे वो थ्रेड उसकी बॉडी के चारों तरफ लिपटता जाएगा और वो उस थ्रेड में अपने आप को पूरी तरह से पैक कर लेता है, लाइक दिस। इस तरह से अपने आप को कोकून में पैक कर लेता है। और इस कोकून के भीतर ही लास्ट लार्वा जो है उसमें मोल्टिंग होती है और लास्ट लार्वा मोल्टिंग से किस में बदल जाता है? प्यूपा में। कोकून के भीतर प्यूपा रहता है, प्यूपा एकदम इनएक्टिव स्टेज होती है और टोटल प्यूपल पीरियड होता है 14 दिन का। नॉन फीडिंग स्टेज होती है प्यूपा, 14 दिन तक कोकून में रहता है। 14 दिन के बाद आफ्टर 14 डेज दिस प्यूपा गेट्स कन्वर्टेड इनटू अडल्ट। अगर हम अडल्ट्स की बात करें तो अडल्ट जो होते हैं वो फ्लाइटलेस होते हैं, यानी उड़ते नहीं हैं। अगर फीडिंग की बात करें तो वो फीड भी नहीं करते हैं। दे आर अनेबल टू कंज्यूम फीड बिकॉज दे लैक फंक्शनल माउथ पार्ट। उनके जो माउथ पार्ट होते हैं वो फंक्शनल नहीं होते हैं। अडल्ट की लाइफ होती है 5 to 7 डेज़। 5 से 7 दिन में अडल्ट मर जाते हैं। तो इन 5 से 7 दिन के ड्यूरेशन में ही अडल्ट्स को क्या करना होता है? मैटिंग करनी होती है एंड देन एग लेइंग करनी होती है। दीज आर द इमेजेस ऑफ कल्चर ऑफ सिल्क वर्म। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये कोकून बने हुए हैं। एक्चुअली ये जो केस टाइप की जो स्ट्रक्चर्स हैं इनमें लार्वा को रख दिया जाता है, इन्हीं में फूड दिया जाता है और यहीं पे लार्वा फीड करता है और उसमें मोल्टिंग होती रहती है। और जब लास्ट लार्वल मोल्ट करता है उससे पहले वो अपने चारों तरफ इस तरह से कोकून का फॉर्मेशन कर लेता है। यू आर सीइंग दिस लार्वा। अब ये अपने चारों तरफ सिल्क का जो थ्रेड है उसका फॉर्मेशन करेगा। और अगर टाइमली इन कोकून्स को चेक ना किया गया तो ये कोकून्स जो होते हैं वो अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इनका जो प्यूपा है वो अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और अडल्ट जो होते हैं वो इस प्यूपेरियम को काट के बाहर निकल जाएंगे। दे विल कट दिस प्यूपल केस और इसको कट करके बाहर निकल जाएंगे। कट करने से नुकसान क्या होगा? सिल्क का जो थ्रेड है वो कंटिन्यूस नहीं हो पाएगा। सिल्क का थ्रेड छोटे छोटे टुकड़ों में, कुछ कुछ मीटर के टुकड़ों में टूट जाएगा। लेकिन अगर अच्छी क्वालिटी का रेशम बनाना है तो उसके लिए कॉन्टिन्यूस थ्रेड चाहिए होता है बिना इंटरप्शन के, ताकि सिल्क की जो क्वालिटी है वो अच्छी रहे। इसके लिए प्यूपा के अडल्ट में इमर्ज होने से पहले ही इस कोकून को सिल्क प्रोडक्शन के लिए प्रोसेस कर लिया जाता है।
जब हम बात करते हैं कि सिल्क का सिक्रेशन कहाँ से होता है, जो लास्ट लार्वा है वो कहाँ से सिल्क बनाता है, तो उसके हेड में सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। लास्ट लार्वा जो होता है उसकी सलाइवरी ग्लैंड्स एक्टिव होती हैं और वो सलाइवरी ग्लैंड्स एक सिक्रीशन सिक्रेट करती हैं जो कि हवा के कांटेक्ट में आकर ड्राई हो जाता है और थ्रेड नुमा बन जाता है। जैसे कि आप देखते हो कि घरों में मकड़ी जाले लगा देती हैं, वो भी क्या होते हैं, उनका सिक्रीशन होता है जो कि हवा के कांटेक्ट में आते ही ड्राई हो जाता है। तो उसी की तरह से जैसे मकड़ी का जो जाला होता है उसके जो फाइबर्स होते हैं वो बहुत फाइन होते हैं, वैसे ही सिल्क का थ्रेड भी बहुत फाइन होता है। अगर सिल्क का हम कंपोजिशन देखें तो ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। वन इज़ फाइब्रोइन प्रोटीन एंड सेकेंड इज़ सेरिसिन। फाइब्रोइन प्रोटीन जो होता है वो 75% कंपोजिशन बनाता है सिल्क का, और सेरिसिन इज़ अ काइंड ऑफ ग्लू जो कि इसको अडहेर करके रखता है, इसको चिपका के रखता है। हम अगर देखें कि भारत में सेरिकल्चर में कौन कौन से स्पीसीज़ जो होती हैं सिल्कवर्म की वो काम में ली जाती हैं, तो बेसिकली इंडिया में 5 स्पीसीज़ ऑफ सिल्कवर्म आर यूज्ड। फर्स्ट, बॉम्बिक्स मोराई। चूँकि रेशम के पेड़ पे मलबरी के जो ट्री होते हैं उन पे इसका कल्चर किया जाता है, तो इसको हम कहते हैं मलबरी सिल्कवर्म। दूसरी जो स्पीसीज़ है उसको हम कहते हैं एंथीरिया पैफिया, या फिर इसी का दूसरा नाम है एंथीरिया माइलिटा। क्या नाम है? एंथीरिया पैफिया या फिर एंथीरिया माइलिटा। इसको हम टसर सिल्कवर्म भी कहते हैं और इसका कल्चर किया जाता है टर्मिनेलिया टोमेंटोसा एंड टर्मिनेलिया अर्जुना नाम के पेड़ों पर। अगर हम एरिया वाइज बात करें तो इंडिया में मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बिहार जो स्टेट हैं वहाँ पे एंथीरिया पैफिया या फिर एंथीरिया माइलेटा यानी टसर सिल्कवर्म का कल्चर किया जाता है। नेक्स्ट स्पीसीज इज एंथीरिया रॉयली एंड एंथीरिया पेरिनाई। ये दोनों ही जो वर्म्स होते हैं इनका कल्चर ओक के ट्रीज पे किया जाता है, इस कारण इनको हम ओक टसर सिल्क वर्म्स भी कहते हैं। दे आर ए डिराइव्ड स्पीसीज ऑफ एंथीरिया पैफिया। और ओक टसर सिल्क वर्म का जो कल्चर है वो मेनली मणिपुर में किया जाता है। नेक्स्ट स्पीसीज इज एंथीरिया असामा। इसको हम मूगा सिल्क वर्म भी कहते हैं। इसका कल्चर माचिलस बॉम्बिसाइना और लिट्सिया पोलियंथा नाम के ट्रीज पे किया जाता है। और अगर एरिया वाइज देखें तो जो ब्रह्मपुत्र रिवर का जो वैली है उधर इसका कल्चर किया जाता है। देन लास्ट स्पीसीज जिसका कल्चर इंडिया में किया जाता है दैट इज़ योर फिलोसेमिया रेसिनाई। फिलोसेमिया रेसिनाई को एरी सिल्कवर्म भी कहते हैं और इसका जो कल्चर है वो कैस्टर के ट्रीज पे किया जाता है। रेसिनस कॉमिनस के ट्री पे किया जाता है, या मैं कहूँ कि लोकल लैंग्वेज में अरंडी का पेड़ कहते हैं इसको, वहाँ किया जाता है। और एरी सिल्कवर्म मेनली असम एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में पाया जाता है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में कॉमनली आ जाता है कि या तो आपको कॉमन नेम दे देंगे एंड देन ऑब्जेक्टिव में पूछ लेंगे या वन वर्ड में पूछ लेंगे। सपोज़ कि मलबरी सिल्कवर्म किसे कहते हैं, या फिर बॉम्बिक्स मोराई को कॉमन नेम में क्या कहते हैं, इस तरह से, या कल्चर कौन से ट्री पे किया जाता है। या फिर क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि राइट डाउन द नेम्स ऑफ 5 स्पीसीज ऑफ सिल्कवर्म विच आर रेयर्ड इन इंडिया। तो इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं ये क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं कि जो कोकून है उससे सिल्क का प्रोडक्शन किया कैसे जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्यूपा है या जो कोकून है वो प्यूपा अगर हमने उसको डिस्टर्ब नहीं किया तो
अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और हमें अच्छी क्वालिटी का सिल्क प्रोड्यूस करने के लिए प्यूपा का अडल्ट में इमर्जेंस को रोकना है। एंड द ओनली वे टू डू दिस इज़ कि प्यूपा को किल कर दिया जाए, मार दिया जाए। तो कैसे मारें प्यूपा को, क्योंकि प्यूपा तो कोकून के अंदर है। तो क्या किया जाता है कि प्यूपा को या तो हाई स्टीम में या फ्यूमिगेशन करके किल किया जाता है ताकि अडल्ट में कन्वर्ट ना हो पाए। और स्टीम देते हैं तो क्या होता है, हॉट वाटर स्टीम से कोकून सॉफ्ट हो जाते हैं, उनका जो सेरेसिन जो होता है वो रिमूव हो जाता है और थ्रेड खुल जाता है। ये जो थ्रेड खुला है इसको लपेट लिया जाता है और इस प्रोसेस को, जैसे आप लोग पतंग उड़ाते हैं तो मांझा लपेटते हैं चरखी पे, उसी तरीके से जो कोकून है उसका जो थ्रेड है उसको भी लपेट लिया जाता है चरखों पे और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीलिंग। दिस इज़ द इमेज शोइंग कि इस तरह से स्टीम के ऊपर रखने पे कोकून सॉफ्ट हो रहे हैं और इनसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो थ्रेड्स निकल रहे हैं जिनकी रीलिंग का प्रोसेस आगे जारी है। यहाँ भी इस इमेज में आप देख सकते हैं कि हॉट वाटर में कोकून्स रखे हुए हैं यहाँ पे और ऊपर ये मशीन लगी हुई है चरखे जैसी अलग अलग, इनके ऊपर ये धागे लपेटे जा रहे हैं। यहाँ से आप लोगों को शायद ना दिखे, ये बहुत सारे थ्रेड्स इधर चल रहे हैं और एक साथ इतने सारे लगे हुए, इट मीन्स ये मशीन के थ्रू ऑपरेट हो रहा है, ये बाय हैंड ऑपरेट नहीं हो रहा है। एंड दीज आर द पर्सन्स जो कि इस प्रोसेस को मॉनिटर कर रहे हैं और इसको डील कर रहे हैं। तो अगर हम रीलिंग की बात करें तो जैसा कि मैंने बोला, स्टीम देने से या गर्म पानी में डालने से कोकून्स जो होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। 10 से 15 मिनट तक इनको 95 to 97 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाता है, जिससे सिल्क फाइबर जो होता है वो अनवाउंड हो जाता है कोकून से एंड देन इसको अलग अलग मशीन्स के थ्रू रील कर लिया जाता है या धागे को लपेट लिया जाता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो मेनली हमारे यहाँ पे चरखा प्रोसेस काम में लिया जाता था। आजकल कुछ नई मशीन्स भी आ गई हैं और इस तरह का जो सिल्क है जिसको कोकून से हमने डायरेक्ट रील कर लिया है, जो कि 300 से 900 मीटर तक लंबा हो सकता है धागा, इसको हम रॉ सिल्क कहते हैं और इसे हम रील्ड सिल्क भी कहते हैं। दिस इज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ सिल्क। फिर बात आती है क्रॉप्स की, सिल्क की अलग अलग तरह की क्रॉप्स होती हैं। कुछ सिल्कवर्म ऐसे होते हैं जो साल में एक ही बार ब्रीड करते हैं, उनको हम कहते हैं यूनिवोल्टाइन। कुछ ऐसे होते हैं जिनको 2 बार कल्चर किया जा सकता है एक साल में, उनको कहते हैं बाइवोल्टाइन। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको नंबर ऑफ टाइम्स कल्चर किया जा सकता है, उनको कहते हैं मल्टी वोल्टाइन। ऐसे सिल्क वर्म जिनकी क्रॉप ईयर में एक बार ही ली जाती है, यानी यूनिवोल्टाइन जो होते हैं, उनका जो सिल्क है वो बेस्ट क्वालिटी का सिल्क होता है। और सबसे हल्के क्वालिटी का सिल्क होता है वो सिल्क जो कि मल्टी वोल्टाइन स्पीसीज से लिया जाता है। चूँकि मल्टी वोल्टाइन स्पीसीज जो होती हैं वो जल्दी जल्दी मोल्टिंग करती हैं और जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करती हैं, इस कारण उनका प्यूपल पीरियड भी कम टाइम का होता है। तो उनमें अक्सर क्या होता है कि जो प्यूपा है वो जल्दी से कोकून में रहते हुए अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है और अडल्ट कोकून को कट करके बाहर आ जाते हैं। मोस्टली ऐसा होता है। जब इस तरह के जो कट किए हुए जो कोकून्स हैं उनसे हम कॉन्टिन्यूस थ्रेड प्राप्त नहीं कर सकते, तो इनके जो थ्रेड के छोटे छोटे टुकड़े हमें कुछ कुछ मीटर्स के मिलते हैं, उनसे फिर थ्रेड की स्पिनिंग की जाती है, धागे की बुनाई की जाती है और इसको हम कहते हैं स्पून सिल्क। ये ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का सिल्क नहीं होता बट समर्स में यूज़ करने के लिए अच्छा सिल्क होता है। इंडिया में सेरिकल्चर के लिए कुछ एक इंस्टीट्यूट्स काम कर रहे हैं। 2000 सेंट्रल सेरिकल्चरल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बहरमपुर जो वेस्ट बंगाल में है, 1943 में इसकी स्थापना की गई थी। और एक है सेंट्रल सेरिकल्चरल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मैसूर
जो कि 1963 में बना था मैसूर में। इससे पहले इसका इस्टेब्लिशमेंट चन्नापटना में किया गया था 1961 में। देन इसको 63 में आफ्टर 2 years इसको मैसूर में शिफ्ट कर दिया गया था। इट इज़ ऑल अबाउट योर सेरिकल्चर। अच्छे से इस टॉपिक को पढ़िएगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके एनुअल एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ईजी टू लर्न, ईजी टू रिमेंबर। इसका मैं PDF भी जल्द ही डाल दूँगी। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। असाइनमेंट जो डाला जाता है, असाइनमेंट को कंप्लीट करके दिए गए ईमेल आईडी पे ज़रूर सबमिट करा करो। आप लोगों का असेसमेंट है ये। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए सुरक्षित रहो, अपना ख्याल रखो।